अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन न्याजी। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, वाशिंगटन के ऐवानों से निकला एक जुमला इस वक्त पूरी दुनिया में जेर बहस है कि टाइमलाइन वही होगी जो कमांडर इन चीफ तय करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने 3 से 5 दिन की डेडलाइन को तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन साथ ही ये धमकी भी दे दी कि ईरान को अपना अफजूदा यूरेनियम हर हाल में अमेरिका के हवाले करना होगा। बज़ाहिर लगता है कि सदर ट्रंप माशी लेवरेज के तौर पर तेहरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, मगर क्या पेंटागन के दावे और ग्राउंड रियलिटी एक ही सफ़े पर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक तरफ व्हाइट हाउस तर्जुमान दावा करती है कि 38 दिनों में ईरान का दिफाई ढांचा राख का ढेर बना दिया गया है, तो दूसरी तरफ खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस और CNN जैसे इदारे ट्रंप इंतजामिया के मुंह पर हकायक का थप्पड़ मार रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि ईरान के आधे से ज्यादा मिसाइल, लॉन्च सिस्टम और 60% बहरी बेड़ा आज भी सलामत और फाल है। अबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बहरिया की जानिब से 2 जहाजों पर कब्जे की ताज़ा वीडियो ने व्हाइट हाउस के इन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं कि ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है। ये वो तजाद है जिसने अमरीकी दिफाई निज़ाम में दरारें डाल दी हैं, और शायद यही वजह है कि जहाज साजी के मंसूबों पर इख्तलाफ की बिना पर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बहरिया के वजीर जॉन सी फेलन को फारिग कर दिया गया है। उधर चीन भी मैदान में आ गया है और उसने भी 2 टोक कह दिया है कि अमेरिका ताइवान के मामले पर रेड लाइन क्रॉस ना करे, जबकि जॉन केरी ने यह कहकर नेतन्याहू की साख मट्टी में मिला दी है कि 3 अमेरिकी सदूर उसके जंगी जुनून को मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन इस सारे हंगामे में सबसे अहम मोड़ वो है जहां डोनाल्ड ट्रंप एतराफ करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोके हैं, और आलमी मीडिया के मुताबिक अभी भी मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत मुसलसल दोनों फ्रीकैन से राब्ते में है और काविशें जारी रखे हुए है, जिसको अमेरिका और ईरान समेत दुनिया के तमाम ममालिक सराहते नजर आ रहे हैं। मगर ये कामयाबी हमारे अजली दुश्मन भारत और उस पर काबिज मोदी रजीम को हजम नहीं हो रही, क्योंकि बुनियानुल मरसूस को 1 साल हो चुका है। लिहाजा हमें याद करना चाहिए कि कैसे पाक अफवाज ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिलाया था। ये वही कामयाब ऑपरेशन था जिसमें साबित हुआ कि अददी बर्तरी नहीं बल्कि ईमान और पेशेवराना महारत जंग जीतती है। मोदी सरकार ने पहलगाम में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की थी, उसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। भारत आज तक पाकिस्तान के सवालात का जवाब देने से बिल्कुल कासिर है, और यही उसकी सफारती शिकस्त का सबसे बड़ा सबूत है। आज भारत दुनिया में तनाह हो चुका है। उसकी हैसियत सिर्फ एक मोहरे की ही रह गई है, जो इसराइल जैसे इस्तेमारी मुल्क की हमायत करके खित्ते में आग लगाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की बेदार मगज क़यादत और बहादुर अफवाज ने साबित कर दिया है कि खित्ते के अमन की चाबी सिर्फ पाकिस्तान के पास है, मोदी के झूठे बयानिए के पास नहीं। क्या अमेरिका के अंदर ईरान जंग के हवाले से फौज और व्हाइट हाउस में इख्तलाफ है? ईरान का सख्त मौक़िफ़ और अबनाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेड क्या मुज़ाकरा राउंड शराइत पर होगा? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बिन अक़वामी अमूर अहमद उल हसन अरबी। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। अहमद, इस वक्त अमली इक़दामात पर बयानात हावी हो चुके हैं जो डेडलॉक का बाइस है। व्हाइट हाउस 38 दिनों में ईरानी दिफा की तबाही का दावा कर रहा है, जबकि इंटेलिजेंस इदारे इसके बिल्कुल बरक्स रिपोर्ट दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस विजिबल रिफ्ट बिटवीन द पेंटागन एंड द व्हाइट हाउस? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जब मुज़ाकरात का एक सेट स्टैंडर्ड होता है, आजकल की दुनिया के जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें इन्फो ऑप्स या रेटरिक का इस्तेमाल किया जाता है जंगों के दौरान। उसी तरीके से आपने देखा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद से जिस तरीके का सेटअप वो रन कर रहे हैं स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्स, तो वो रेटरिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी होती है वहां से भी रेटरिक का इस्तेमाल किया जाता है। सो अभी जो आपको रेटरिक शार्प होता हुआ नजर आ रहा है वो जब भी कोई पीस प्रोसेस या कोई नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आने वाली होती है या कंसोलिडेशन के करीब चीजें जा रही होती हैं, तो आमतौर पर जो फरीकैन होते हैं वो रेटरिक का इस्तेमाल करते हैं टेबल के ऊपर अपनी स्पेस और अपने लेवरेज को इंक्रीज करने के लिए। तो इसी वजह से आपको जो रेटरिक है वो ज्यादा तेज, ज्यादा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं होता कि जो रेटरिक है वो रियलिटी के साथ इन सिंक और इन लाइन हो। इसमें जरूरी नहीं होता कि वो सच के ऊपर मबनी हो, जरूरी नहीं होता कि वो जो ग्राउंड के ऊपर आपकी अचीवमेंट्स हैं उन्हीं की अक्कासी कर रहा हो। रेटरिक का मतलब ही ये होता है कि वो दूसरे दुश्मन को, आपके या हरीफ को प्रेशराइज कर सके बाय ऑल मींस कि वो टेबल के ऊपर
ऊपर बैठने से पहले अंडर प्रेशर हो और आपकी बताई हुई जो बातें हैं, शराइत हैं, उनके ऊपर वो पूरा उतर सके। बिल्कुल सही। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का भी अगर हम हवाला दें तो उसके मुताबिक बहरिया के वजीर जॉन सी फेलन को जहाज साजी के मंसूबों पर इख्तलाफ की बिना पर फारिग किया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक बहाना है, एक्सक्यूज है, और असल वजह ईरान के खिलाफ नाकाम बहरी हिकमत अमली है जिसने अमरीकी दिफाई निज़ाम में दरारें डाल दी हैं और बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया है? जी देखें, इसमें देर इज नो डाउट कि ये जो जंग है, जो ईरान के खिलाफ यूएस की तरफ से जो जंग हुई है, वो जंग उस तरीके से पॉपुलर नहीं थी जितनी जितनी माजी की जंगें अमेरिका के अंदर पॉपुलर। और उसकी वजह है, उसकी एक बैकग्राउंड है। अमेरिका के अंदर आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उसके साथ अग्री भी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में एक सोच बाकायदा तौर के ऊपर मौजूद है कि अमेरिका को वो जंगें जिससे डायरेक्ट बेनिफिट यूएस को नहीं है बल्कि इसराइल को है, तो अमेरिका को उन जंगों में शामिल नहीं होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जब इख्तियार में आए हैं तभी भी ये सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर था, और उसकी वजह है एक तो अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, जो अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर आता है इसराइल को सपोर्ट करने की वजह से, जो उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो घर के ऊपर खर्च करने की बजाय रीजनल वॉर्स और अपनी मिलिट्री जो वेट है उसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाने के ऊपर खर्च होता है। तो वो एक एक अप्रोच जिसको टक्कर कार्लसन भी जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, वेंस भी उसकी नुमाइंदगी करते रहे, इवन डोनाल्ड ट्रंप भी उसके रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें उन जंगों से निकलना चाहिए। सो ये बेसिक फाउंडेशनल फंडामेंटल एक अंडरस्टैंडिंग है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। सो जब ये ईरान के ऊपर जंग हुई थी तो आपने देखा, अभी आपने थोड़े हफ्ता पहले देखा कि अमेरिका के अंदर 90 लाख लोग भी सड़कों पे निकले हैं। बर्नी सैंडर्स, रॉबर्ट डनेरो, इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ये ईरान के ऊपर होने वाली जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, अमन की बात की है, पीस की बात की है। उसी तरह अमेरिका के सिस्टम के अंदर, पावर कॉरिडोर्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि ये जंग हो। सो आप इस जंग को 100% बैकिंग नहीं थी एवरी एलिमेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी की। कहीं पे अवाम, कहीं पे कोई और लोग खिलाफ थे, कहीं पे जो एक्टर्स हैं वो खिलाफ थे, कहीं पे पॉलिटिशियंस खिलाफ थे। बर्नी सैंडर्स की आपने ट्वीट्स देखी। सो इस वजह से वो जो पॉपुलैरिटी आमतौर पे अमेरिका जंगों से पहले इंजॉय करता रहा है कि एक जंग से पहले सारी कौम उनके साथ होती, इस जंग में हालात थोड़े से मुख्तलिफ थे। इवन जो करीब तरीन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट के करीब तरीन लोग हैं, वो भी इख्तलाफ कर रहे थे इस जंग से, कि उनका भी ये कहना था कि इसराइल के लिए हमें अपनी फौज को वहां पे नहीं भेजना चाहिए। सो इस वजह से आपको ये सारे मामला जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सारे फैक्टर्स जो आपने गिनवाए हैं अहमद, कि उसको बैकिंग नहीं थी, इस मौजूदा हुकूमत को उस तरह की इंजॉय नहीं कर सके उस जंग को, उसकी पॉपुलैरिटी को, उसके बावजूद हम देख रहे हैं सदर ट्रंप की जिद वहीं की वहीं है। उनका ये जुमला कि टाइमलाइन वही होगी जो कमांडर इन चीफ तय करेंगे, एक आमराना लहजे की अक्कासी करता है। डज दिस मीन कि ट्रंप इज बाईपासिंग द प्रोफेशनल एडवाइस ऑफ हिज जनरल्स, और ये जिद अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल सकती है जिसका अंजाम वियतनाम या अफगानिस्तान से भी इबरतनाक हो सकता है? सर देखिए, मैं ये हरगिज नहीं कहा कि गवर्नमेंट को बैकिंग नहीं है। मैंने ये बात कही है कि गवर्नमेंट के अंदर भी श्योरिटी नहीं थी इस जंग को लेके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आपने देखा जब राइजिंग लाइन 1 लेकिन हुआ उसकी तब भी पब्लिक की तो बैकिंग नहीं थी ना। आई मीन दे डिडंट वांट इट। पब्लिक, जी पब्लिक की बैकिंग नहीं थी। जिस तरह राइजिंग लाइन 1 भी हुआ, एक तो पब्लिक की बैकिंग, उसके साथ साथ गवर्नमेंट खुद भी कॉन्फिडेंटली इस जंग में शामिल नहीं होना चाहती थी। मुझे ऐसा जाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है। राइजिंग लाइन 1 के दौरान आपने देखा इसराइल ने बहुत ज्यादा पुश किया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप इस जंग में शामिल हो, बट ही रेजिस्टेड। दूसरा, जब यहां पे भी जंग हुई तो आपने देखा कि जंग के पहले 24 घंटों के अंदर जब दो ममालिक ने ईरान के ऊपर हमला किया, और उस हमले के बाद दोनों ने, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से हमले के उसमें इख्तलाफ आ गया, और अमेरिकन ने कहा कि हमने सिर्फ लोकेशन दी थी, अटैक इसराइल ने किया। जब ये सारी बातें शुरू हो गई तो इसका मतलब ये है कि हाफ हार्टेडली अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस जंग में शामिल हुई थी, और उनको रियलाइज हो गया था कि उनको ये जंग जो है ये बेनिफिट नहीं करेगी अमेरिका के लोगों को। और अगर आप अमेरिका फर्स्टर्स की बात करते हैं, जब जो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट है या हमारी प्रायोरिटी अमेरिका है, बाकी चीजें बाद में है, तो उनके लिए ये चीज बेनिफिट नहीं होगी आपकी। तो दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। आपका क्वेश्चन, सॉरी, मुझे जो आपने किया था वो दोबारा अगर आप कर दें। ऑब्वियसली कि ये जिद फिर उनको उस इंजाम तक लेके जाएगी ना, कि वो इंजाम जो वियतनाम और अफगानिस्तान से भी इबरतनाक हो। जी, वो डिपेंड करता है। देखें, आमतौर के पे जब एक दफा सीज फायर हो जाती है
तो सीज फायर बहुत क्रिटिकल और बहुत मुश्किल एक चीज होती है उसको अचीव करना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर। एक दफा अगर सीज फायर हो जाए तो सीज फायर के बाद इमीडिएटली वापस जंग में जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सो अभी सीज फायर है और फिर उसके बाद सीज फायर एक्सटेंड भी हुआ है। सो वियतनाम और अफगानिस्तान ये बहुत अरसा अमेरिका ने लड़ने के बाद उस स्टेज के ऊपर पहुंचा था। मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है जो अभी फिलहाल आज जब हम बात कर रहे हैं जो इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं कि शायद इतनी दूर तक बात नहीं जाएगी और होपफुली वी विल अचीव एक सीज फायर, एक फ्रेमवर्क फॉर पीस अचीव हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त अमेरिका वियतनाम की वॉर के अंदर अमेरिका को बहुत अरसा लगा था ये रियलाइज करने में कि ये जंग बर्डन बनती चली जा रही है। अफगानिस्तान की जंग में भी अमेरिका को बहुत अरसा लगा ये समझने में कि ये जंग बर्डन बनती चली जा रही है। और उसके साथ कंपाउंडिंग फैक्टर्स का जो इंक्रीजिंग फुटप्रिंट था मिडल ईस्ट के अंदर, इराक के ऊपर अटैक, सीरिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट, और फिर उसके बाद घर में जो नियो कंजर्वेटिव एवेंजलिकल्स थे, रिचर्ड पर्ल जिनको रिप्रेजेंट करते थे, उनकी भी ग्रिप जो थी वो कमजोर होती चली जा रही थी। तो ईरान वाली जो जंग है आई थिंक इसको अभी अफगानिस्तान और वियतनाम से वो कंपेयर करना, आई थिंक इनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि अमेरिका को इस जंग के पहले हफ्ते के अंदर ही रियलाइज हो गया था कि ये जंग जो है ये उस तरीके से आसानी से वो जीत भी नहीं सकते और निकल भी नहीं सकते ग्राउंड, और वो सारी चीजें इन्होंने उस तरीके से लॉन्च भी नहीं की जिस तरह अफगानिस्तान और इराक में की। सो इन दोनों वॉर्स का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे नजदीक। सही। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड। व्हाइट हाउस की जानिब से 3 से 5 दिन की डेडलाइन को मुस्तरद करना मगर साथ ही अफजूदा यूरेनियम की वापसी का मुतालबा करना एक मुबहम पॉलिसी लगती है। क्या ट्रंप इंतजामिया ग्राउंड रियलिटी से खौफजदा है या महज फेस सेविंग की एक कोशिश है? आपके नजदीक दोनों फ्रीकैन के लिए क्या ऐसा मुआहिदा हो सकता है जो दोनों की को किसी न किसी तरीके से फेस सेविंग दे सके? जी, मैं अग्री करता हूँ आपके साथ जो आपने आखिरी पॉइंट कहा है, ये जो यूरेनियम की बात है। क्योंकि ईरान देखें, ईरान हैज ऑलवेज बीन वेरी फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर JCPOA के दौर में भी ईरान ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की। ओमान में मुज़ाकरात के अंदर भी ईरान ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की। सो आई थिंक अमेरिकन को भी इस बात की रियलाइजेशन है कि ईरान इज फ्लेक्सिबल ओवर द न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन ये जो यूरेनियम वाली सारी बात है, देखिए अब इस वक्त जब जंग रुक चुकी है, काइनेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो बंद हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक बंद तो नहीं हुए, खैर बहुत कम रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं और हम एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डोमेन की तरफ चल गए हैं। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पिछले एक हफ्ते के अंदर हुआ ये है इस नेगोशिएशन के अंदर कि ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं प्रिंसिपल एक्टर्स के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स इस वक्त अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस की सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और उसकी वजह से आपको ये यूरेनियम वाली बात भी नजर आ रही है और उसकी वजह से आपको ईरान की तरफ से जो रेटरिक है वो भी शार्प होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की रिलक्टेंस भी नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करना है, डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है। सो ये सारे मामला जो हैं आई थिंक अब फेस सेविंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फेस सेविंग के ऊपर दोनों की अभी मैक्सिमलिस्टिक पोजिशंस हैं, तो यहाँ पे कोई मिडवे अप्रोच करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान का दिफाई सनती ढांचा बड़ी हद तक तबाह कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस हलकों और मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि ईरान के मिसाइल जखीरे का तकरीबन निस्फ हिस्सा, बहरी कुव्वत का 60% और फिजाइया की काबिल जिक्र सलाहियत अभी भी महफूज और फाल है। क्या ऐसी सूरत हाल में अमेरिका दोबारा किसी भी बड़े लेवल की जंग शुरू करने की पोजीशन में वैसे है अगर सपोज ये मुआहिदा नहीं हो पाता तो? देखिए, हमारे यहाँ पे ज्यादातर एनालिसिस जो है वो मिलिट्री पावर के ऊपर किया जाता है कि किसकी मिलिट्री पावर क्या है और उसकी बेस के ऊपर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि वो जंग दोबारा हो सकती है कि नहीं हो सकती। फॉर मी आई थिंक ज्यादा अमेरिका के लिए, अमेरिका देखें इज द सुपर पावर, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अमेरिका एक मिलिट्री माइट है दुनिया का, अमेरिका के जो मिलिट्री रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है और दुनिया बेशक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है लेकिन अभी मल्टीपोलैरिटी आई नहीं है, दुनिया अभी भी यूनिपोलर है। तो आई थिंक कि जो मिलिटरली अगर हम ये बात करें कि अमेरिका को प्रेशराइज किया जा रहा है और वो सब कुछ, आई थिंक उससे ज्यादा जो प्रेशर अमेरिका के ऊपर है वो उनकी इंटरनल पॉलिटिकल जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसका है। देखिए, अमेरिका की तारीख में 90 लाख लोग कभी भी सड़कों पे बाहर नहीं निकले किसी जंग के खिलाफ या किसी इशू के ऊपर। ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि 90 लाख लोग वहां पे निकले हैं ईरान के खिलाफ जो जंग हो रही है उसके अगेंस्ट। बिल्कुल, और उनके अपने फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल काउंटर टेररिज्म जो केंट ने भी तो रिजाइन कर दिया था।
जी, मैं वही आपसे अर्ज कह रहा हूँ। सो जो वो पॉलिटिकल प्रेशर इनसाइड यूएस है, वो मुश्किल कर देगा अमेरिका के लिए दोबारा जंग की हालत में जाना। हम्म। दूसरी तरफ अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान के जो ये सर्वेज आ रहे हैं कि इतने जखीरे उनके पड़े हुए हैं, और वो सारे ईरान को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उनकी लीडरशिप डीकैपिटेट हो गई, चौथी लेयर लीडरशिप की चली गई। ईरान के अंदर अमेरिका जिस तरीके से और इसराइल जिस तरीके से बॉम्बिंग किए, नुकसान ईरान को भी हुआ है। तो नुकसान दोनों पार्टीज को हुआ है, अमेरिका को भी हुआ है और ईरान को भी नुकसान हुआ है। और आई थिंक दोनों के लिए इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अमेरिका का फॉर इट्स पॉलिटिकल रीजंस, और ईरान के ऊपर तो जंग इंपोज हुई ना, ईरान ने तो जाके किसी के ऊपर हमला नहीं किया। सो ईरान भी यही चाहता है कि पीस आए। सो आई थिंक दोनों पार्टीज के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस बात में है। देखिए, जब आप जंग लड़ रहे होते हैं, यू आर इन द सिचुएशन बहुत जगहों के ऊपर, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द गेम, तो आप सिचुएशन को अनइमोशनली या कोल्डली एनालाइज नहीं कर सकते। बाहर बैठे हुए लोगों को सिचुएशन थोड़ी और पर्सपेक्टिव से नजर आ रही होती। तो इस वक्त इन अ लार्जर जियोपॉलिटिकल इक्वेशन अमेरिका और ईरान दोनों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ये है कि ये जंग हॉल्ट हो और सस्टेनेबल पीस की तरफ चीजें जाए। बिल्कुल सही। अहमद, यहाँ पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का तस्करा करना भी बहुत अहम है। सदर ट्रंप भी ये एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमला रोका, और पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा सफारती मोड़ है। हाउ डू यू इवेल्युएट दिस शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी, जहाँ वो अब पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत के मशवरे को जंग और अमन का तराजू मान रहे हैं? जी देखिए, पाकिस्तान का जो एक आज हम 23 अप्रैल को हम बात कर रहे हैं, और हमारे मार्का हक और बुनियानुल मरसूस की जो पहली एनिवर्सरी है, वो जी। भी आने वाली है। कल इंडिया ने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, देखिए वो जो इवेंट हुआ था, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, आमतौर पे दुनिया की तारीख में अगर आपने किसी लीडरशिप को देखना हो तो लोग वेट करते हैं कि वो लीडरशिप को जंग के दौर में देखें। जंग के दौर में उस लीडरशिप का करेक्टर, उसका मॉरल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी करेज, उसकी क्लैरिटी दुनिया के सामने नजर आती है। और जो लीडरशिप अपने आप को जंग के मैदान में प्रूव कर देती है, फिर पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है। सो पाकिस्तान की ये जो लीडरशिप है, सिविल एंड मिलिट्री, इसको दुनिया ने देखा मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के दरमियान, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को एतराफ हुआ कि ये लोग किस कैलिबर के लोग हैं। हमारी मिलिट्री लीडरशिप स्पेशली, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप स्पेशली, किस तरीके की उन्होंने अपने कौम के, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से उन्होंने दुश्मन को जवाब दिया, और कितना लॉजिकली, कितना रिस्ट्रेंट के साथ, कितना पूरी दुनिया के मामलात को मद्देनजर रखते हुए एक लार्जर पीस विद इन और पीस विदाउट के जो प्रिंसिपल है उसके तहत उन्होंने भारत को जवाब। सो ये सारी चीजें जब दुनिया के सामने आती है तो उनको रियलाइज होता है कि हमारा कोई, पाकिस्तान का कोई स्टेक जो है उस तरह एज सच कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है इस पीस के अंदर। ये अनकंडीशनल पाकिस्तान पीस लेके आना चाह रहे, क्योंकि हमें लगता है कि मिडल ईस्ट में पीस का बेनिफिट पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान के अंदर पीस का बेनिफिट मिडल ईस्ट को होगा, वाइस वर्सा। सो जब इस तरीके की कोई लीडरशिप जो है और एफर्ट्स पाकिस्तान ने, जिस तरीके हजारों किलोमीटर विद इन लास्ट वीक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, फील्ड मार्शल ने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ट्रेवल किए, सिर्फ इस वजह से कि प्रोएक्टिवली एंगेज करके इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके, और वो भी तब जब पाकिस्तान का अगेन कोई अल्टीरियर मोटिव है नहीं। तो जाहिर है जब इस अनकंडीशनैलिटी के साथ, इस दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाएं ताकि वो खत्म हो, तो फिर आपकी पूरी दुनिया इज्जत करती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो उस चीज की रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल सही। और अगर ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालसी में कामयाब होते हैं तो क्या ये अमेरिकी डॉलर के ज़वाल और खित्ते में मकामी करेंसियों के फ़रोग का सबब बन सकता है? देखिए, अगेन आई थिंक इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट, लेकिन अमेरिका की जो डॉलर है या वो जो सारे मामला आते हैं, ये डिपेंड करता है पीस किस तरह आ रहा है, कितनी देर के लिए आ रहा है, फ्रेमवर्क कैसा सामने आ रहा है। मिसाल के तौर पे कि अच्छा फ्रेमवर्क सामने आ जाता है पीस का, सस्टेनेबल पीस का, चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो फिर शायद स्टेटस को में इतनी तब्दीली ना आए। बाकी सारे मामला इस वक्त आप देख रही हैं वो अमेरिका के अंदर, अमेरिका खुद एक मॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करना चाह रहा है। 20 साल का उनका जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया उसमें भी उन्होंने ये बात की। तो अमेरिका कितना रिस्ट्रिक्ट करता है अगले 5-10 साल के अंदर अपने आप को, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मिडल ईस्ट की जंगों से मैं खुद को निकालता हूं, वो चीजें कहां पे हैं। और दूसरी तरफ चाइना और रशिया जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट पोल्स हैं, वो अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेशन करते हैं, कैसे पोजीशन करते हैं। सो ये मल्टीपल कॉम्प्लेक्स लेयर्स हैं इसकी भी। और उसके बाद ये इतना इसका सिंपल आंसर नहीं है कि ये जंग रुकेगी तो डॉलर खत्म हो जाएगा। देयर इज अलॉट, बहुत सारे और वेरिएबल्स भी हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करना है। सो वो सिचुएशन जब आएगी तो उसी के ऊपर बेहतर उसी वक्त कमेंट हो सकेगा। अभी आई थिंक इट इज टू अर्ली कि अभी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो हम इस पे
डॉलर से रिलेटेड कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते। बिल्कुल सही। और चीन ने ताइवान पर रेड लाइन खींच दी और अमेरिका को भी वार्न किया है, इफ द यूएस गेट्स बॉक्ड डाउन इन एन इरानियन कॉन्फ्लिक्ट, क्या चीन इस मौके का फायदा उठाते हुए ताइवान का मसला हमेशा के लिए हल कर लेगा? देखें, अमेरिका की इसमें जो ईरान की आपने बात की है, हम्म। उसमें अगर अभी तो हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बिकॉज आई एम पर्सनली आई एम वेरी होपफुल कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली दोनों के हक में ये है कि ये जंग खत्म हो। हम्म। अगर नहीं होता और एक लंबी जंग होती है तो उस जंग के डायनामिक्स किस तरीके से होंगे? अमेरिका क्या एरियल स्ट्राइक्स कंटिन्यू करेगा अगले 1 साल 2 साल? अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे? हम्म। ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा? मल्टीपल एक्टर्स जो मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जिनके स्टेक्स मौजूद हैं, जिसमें चाइना रशिया शामिल है, वो किस तरीके से एक्ट करेंगे? हम्म। जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो किस तरीके से इस जंग के अंदर अपना किरदार अदा करेंगी? सो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, और ये सारे क्वेश्चन मार्क्स पे डिसाइड करेंगे कि चाइना, जो कि एक बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है, जो जियो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहा है, और वो जियो कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स के हक में इस वक्त नहीं है, तो वो अपनी पॉलिसी चेंज करके किस तरीके से ताइवान के अंदर लेके गई, सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर, जो आपका सवाल भी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, अगर ये जंग कंटिन्यूड रहती है, तो जंग कंटिन्यूड रहती है किन प्रिंसिपल्स पे रहती है, किन डायनामिक्स पे रहती है, ये सारी चीजें डिसाइड। ऑब्वियसली जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उनका हम ग्राउंड इन्वेजन भी करेंगे, तो रशियन पॉलिटिशियंस, रशियन पावर कॉरिडोर से आवाजें आना शुरू हो गई थी दैट वी विल टर्न मिडिल ईस्ट इनटू अमेरिकाज यूक्रेन। सो अमेरिका बिल्कुल। को भी इस बात का पता है कि अमेरिका की एक लंबी जंग मिडिल ईस्ट के अंदर वो अमेरिकन बेनिफिट में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो इस अब जंग को दोबारा एक कोई लंबा। अच्छा। जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर अमेरिकन पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, उन सारों की बाकायदा स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। वो जो ये जंग लड़ भी रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये जंग लंबी चले। उनको पता है इस बात का कि उनके बेनिफिट में नहीं है कि ये जंग लंबी चले। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अहमद हसन माहिर बिन अल-कौमी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त पे छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तजकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। खालिद साहब, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई डेडलाइन नहीं दी गई और मामला चंद दिन में तय हो सकते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी फौजी तैयारियों की भी बात हो रही है। क्या ये दोहरा म्यार है या अमेरिका खुद कंफ्यूज है कि जंग करनी है या मुआहिदा? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया शजिया। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट मुश्किल हो रहा है उनके लिए बैलेंस करना बिटवीन द रियलिटी एंड द डिजायरेबल। एक होती है विश लिस्ट और एक होता है कि आपकी ग्राउंड सिचुएशन क्या है। विश लिस्ट तो उनकी ये है कि मुझे दुनिया माने कि मैंने ये जंग जीती है। विश लिस्ट की ये है कि दुनिया में ऑयल की कीमतें स्टेबलाइज रहें। विश लिस्ट ये है कि मेरी पॉपुलैरिटी कम ना हो। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो उनको लगता है कि 40 दिन तक जब जंग लड़ी तो उसके अंदर वो कामयाबियां जो उनके जहन में थी, उन्होंने जो मिलिट्री को टास्क दिया था, वो अचीव नहीं हो सकी। इसीलिए आपने देखा कि वो दोनों तरफ उनकी शिफ्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। कभी वो समझते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं इतनी और सख्ती करूंगा कि मैं इनको न्यूट्रलाइज कर दूंगा, इतनी तबाही बचाऊंगा। तो वो एक तरफ सख्ती का पैगाम देते हैं जिससे उनको लगता है कि मेरे फॉलोअर्स और मेरे जो एनालिस्ट हैं वो ये समझेंगे कि बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं। फिर वो जब समझते हैं कि ज्यादा सख्ती की है, मार्केट में क्योस फैल गया है, तो फिर वो चाहते हैं कि ऑयल की कीमतें भी नीचे आए, मेरी पॉपुलैरिटी भी बेहतर हो, तो फिर वो सॉफ्ट बयान देने शुरू कर देते हैं। तो ये बाय डिजाइन ही वो कर रहे हैं ताकि दोनों साइड्स को बैलेंस कर सके। और सख्ती करके वो ईरान को भी चाहते हैं ये मैसेज देना कि ईरान अब कॉम्प्रोमाइज पर जल्दी आ जाए, क्योंकि उसको एक कॉन्सिक्वेंशियल जो थ्रेट देते हैं कि अगर ये ना किया तो मैं ये कर दूंगा, वो भी उसी का मकसद ये होता है कि ईरान को हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस कराई जाए, एक यकीन दिला दिया जाए ईरान को कि जो तबाही है वो आपका मुकद्दर बन चुकी है, सिर्फ टाइम का फैसला करना है और वो मैंने करना है। ये जंग से पहले भी उन्होंने किया था। अब जब सीज फायर हो गया तब भी वो ऑप्टिक्स के लिए काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि एक इल्यूजन या डिल्यूजन बननी चाहिए कि मैंने जंग जीती है, तो उसी पे वो काम कर रहे हैं। और उसी की आपने नोट किया मैनिफेस्टेशन रोजाना की बुनियाद पर वो इसी तरह उनके बयान वेरी करते रहते हैं दोनों ऑप्शंस के दरमियान में। सर, अमरीकी इस वक्त खुद कंफ्यूज्ड हैं या घबराए हुए हैं? इसका अभाव इसलिए सामने आता है क्योंकि अमेरिका में अभी हालिया बहरिया के वजीर को हटाया गया, फिर खबरें सामने आई कि न्यूक्लियर से मुतालिक किसी अहम ओहदेदार को भी हिरासत में लिया क्योंकि वो ऑर्डर मानने से इनकारी था। क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका में फौज के अंदर ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत करने के हवाले से इख्तलाफात हैं और कहीं ना कहीं बगावत का भी कोई खतरा है? देखिए, जब भी आप मिलिट्री को टास्क देते हैं तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मिलिट्री में कैपेसिटी अपनी जगह होती है, उसकी कॉज भी जरूरी होती है, और फिर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये हमला किया था वेनेजुएला पर, तो उस वक्त भी जाहिर है बहुत दुनिया ने एक्नॉलेज किया, एथिकली तो कंडेम किया, लेकिन मिलिट्री का वो पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब ऑपरेशन था, क्योंकि चंद घंटे में वो प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, उसकी बीवी को उठाकर अमेरिका दे दिया। तो ये जब इस तरह की फतह होती है, शॉर्ट प्राइस होती है, क्रिस्प होती है, तो फिर वो उसके अंदर एक खतरा भी अटैच होता है। वो नेतन्याहू जैसे लोग शामिल हो जाते हैं और आकर प्रेसिडेंट ट्रंप को कहते हैं कि जनाब आपने वेनेजुएला प्लस सिर्फ दाएं हाथ से करें, क्योंकि ये वेनेजुएला जो आपने बाएं हाथ से कर लिया, तो इसके अंदर एक खतरा ये होता है कि ये एक विक्ट्री की आपको एडिक्शन महसूस होने लगती है कि मैंने तो कामयाब होना ही होना है, क्योंकि मैंने सिर्फ फैसला करना है और मैंने कामयाब हो जाना है। वही उनको कीमत देनी पड़ रही है, मिस रीड की, मिस इंटरप्रिटेशन की और ओवर एस्टिमेशन अपनी सलाहियत को, जिसकी वजह से आपने देखा कि अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप की मिलिट्री चाहती भी है, इख्तलाफात नहीं है, उनकी मिलिट्री को डाइल्यूट कर दिया गया है। जितने ज्यादा टास्क उन्हें दिए गए हैं वो चैलेंजिंग हो गए हैं। हमने देखा कि उनके पास 11 न्यूक्लियर सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास 90 के करीब डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके पास 70 के करीब सबमरीन हैं, 2,70,000 मैन पावर है उनकी। अगर इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है तो उन्होंने फिर जस्टिफाई भी तो करना है कि मैंने ये किया है। लेकिन क्योंकि गोल बड़े एम्बिशियस हैं, उनकी यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी है फोर्स प्रोजेक्शन के लिए, लॉन्ग ऑफ डिस्टेंस के लिए, स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर करने के लिए, एयर डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए, ओपन सी के लिए, क्लोज सी के लिए नहीं है। ईरान ने उनको क्लोज सी में ट्रैप कर दिया, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि बंद गली में धकेल दिया। वो बंद गली है एक्चुअली, 35 किलोमीटर का टुकड़ा है, जो पूरी मिलिट्री उनकी मिलके अमेरिका की वो नहीं खुलवा सकती उसको, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है एम्प्लॉयमेंट की। आपने डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, लेकिन उस पैसेज के अंदर जब अमेरिका अपने बहरी जहाजों को, एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जाता है, तो वो एसेट की बजाय वो वनरेबिलिटी बन जाते हैं, वो खुद टारगेट बनने का चांस होते हैं। शायद ड्रोन उन्होंने टारगेट किया 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को। तो ये एक एलिमेंट ऑफ रिलक्टेंस ग्राउंड रियलिटी को ना मान के आता है। मिलिट्री को वही टास्क देने चाहिए जो अचीवेबल हो, और मिलिट्री का ये भी बात रखनी चाहिए कि हर टारगेट, हर अपॉर्चुनिटी, हर मौके और हर टाइम के लिए नहीं होता मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट। बाद दफा आपने नेगोशिएशन कर लेनी होती है और आपको बेहतर बार्गेन मिल जाती है। खालिद साहब, असल मामला अमेरिका की अफवाज की मजबूती की बजाय ये है कि ईरान का जोग्राफिया और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस जंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, और अब सुपर पावर का स्टेटस दाव पर लगा हुआ है, क्योंकि इससे कबल भी ये रिपोर्ट सामने आई थी कि CIA और दीगर ईरान से जंग के हामी नहीं थे और इसराइल के कहने पर ट्रंप इसमें कूदे थे। तो क्या इस सब के बाद अब दोबारा अमेरिका फुल स्केल वॉर में जाने की पोजीशन में है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो रूल आउट नहीं की जा सकती, लेकिन हमें ये तज्जिया करना चाहिए कि अमेरिका की पॉकेट में या अंडर द बेल्ट क्या रह गया है जो उन्होंने अभी एम्प्लॉय करना है। 40 दिन तक अमेरिका की फोर्सेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी, कोई मिसाइल, कोई जहाज या कोई वेपन्स नहीं चलाया हो। उन्होंने हर वो कोशिश कर ली है। लेकिन ईरान का मैंने डे 1 पे कहा, जब जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो मैंने उसी दिन कहा था कि अमेरिका ने जंग जीत के दिखानी है, वॉर ट्रॉफी दिखानी है अपने लोगों को। ईरान ने कुछ नहीं करना, ईरान ने सिर्फ सरवाइव करना है, ईरान ने अब सस्टेन करना है जंग को और प्रेशर लेना है और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी है। ईरान ने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की, इजराइल पर भी की, रीजनल जो बेसिस हैं उन पर भी की, और उसने, आपने देखा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके एक नया अपने लिए एडवांटेज पैदा कर लिया और उनको मैसेज दे दिया कि मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं रोकने के बाद। तो आई थिंक ये मिलिट्री डाइल्यूशन का नतीजा है। दोबारा जंग हो सकती है, लेकिन अमेरिका के लिए आज करें या खुदा ना खासा 40 दिन और लड़ ले, फिर भी टेबल पर आना होगा, और रेशो कामयाबी या नाकामियों की यही रहनी है। कोई पासा नहीं पलट जाएगा कि 40 दिन बाद कोई ऐसा मोर्चा कर देंगे या इतनी मैसिव कोई अचीवमेंट्स कर लेंगे और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देंगे ईरान की। जिन्होंने सर्वाइव 40 दिन कर लिया, शायद वो 40 दिन और भी कर लेंगे। इसी वजह से मेरा तो मानना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ज़हनी तौर पर मान चुके हैं कि मुझे टेबल पर बैठना है। सिर्फ वो ऑप्टिकली चाहते हैं कि लोगों को ये परसेप्शन ना जाए कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बजाय पोजीशन ऑफ वीकनेस से मैं उनको मुआहदा करने जा रहा हूँ। सर, अबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी के बायस ईरान और अमेरिका दोनों ही जहाजों को अपने अपने कब्जे में ले रहे हैं। पहले अमेरिका ने ईरानी जहाज लिया, तो कल ईरान ने 2 जहाज रोके और फायरिंग की। क्या ये महज रद्द-ए-अमल है या ईरान एक मुनज़्ज़म माशी दबाव की हिकमत अमली के तहत आलमी ताकतों को मजबूर करना चाहता है कि वो इस तनाज़े में इसके मौक़िफ़ को संजीदगी से लें? देखिए, ईरान ने तो पहला गुडविल जेस्चर किया था जब सीज फायर हुआ था, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था। सीज फायर का मतलब है कि आप वॉर की एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देते हैं। तो अमेरिका से भी तवक्को की जा रही थी कि वो जो उसने ब्लॉकेड लगाया है उसको भी कॉल ऑफ करना चाहिए था उसको। और ब्लॉकेड कॉल ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि उसने जहाजों को वापस पुल बैक करके अमेरिका ले जाना था। आपने एक जेस्चर देना होता है कि आप स्क्रूटनी, चेक एंड बैलेंस जो शिप्स का करना शुरू कर दिया वो नहीं करेंगे, वहीं खड़े रहते, उनके उसी जगह खड़े रहते, एसेट्स उसी तरह डिप्लॉयड रखते,
तो अमेरिका को भी ऑप्टिकली एक सिंपैथी या एक एलिमेंट दिखाना चाहिए था कि इसकी तरफ उसको एक पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए थी। उन्होंने क्योंकि नहीं किया, और ना करने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ ये नहीं किया बल्कि उन्होंने जहाजों को इंटरसेप्ट भी किया, उनकी डैमेज भी किया, फिर वीडियो भी रिलीज कर दी। तो जब आप इस तरह की इंसल्टिंग किस्म का पोस्चर देंगे तो फिर जाहिर है ईरान भी नहीं ये परसेप्शन देना चाहता अपने लोगों को भी, और खासतौर पर जो उनके ईरान के अंदर मुखालफत भी है उनको यही नहीं इंप्रेशन देना चाहता कि मैं फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस ये कोई कमजोरी दिखा रहा हूं, मैंने हिट बैक नहीं किया। तो ईरान ने देखा कि आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी उसने दोबारा बंद कर दिया, उसने भी बहरी जहाज पकड़ने शुरू कर दिया और मैसेजिंग शुरू कर दी। तो ज्यादा ऑप्टिक्स की हो रही है। मेरा तो ये गुजारिश है दोनों मुल्कों से, ऑब्वियसली मेरी आवाज तो बहुत छोटी है, लेकिन दोनों मुल्कों को ऑप्टिक्स से निकलना पड़ेगा। यानी एक स्क्रीन पे अगर आपने कुछ दिखाना है दुनिया को कि मैं जीत गया, उससे निकलना पड़ेगा, रियलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो ऑप्टिक्स करते हैं आप, इस तरह की सिंबोलॉजी करते हैं या ऐसा मैसेजिंग करते हैं या पोस्चरिंग के आप ये जो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, इससे निकलना पड़ेगा। अमेरिका जैसी फोर्स एक जहाज को रोकना, उसकी वीडियो रिलीज कर देना कोई बहुत ज्यादा कमाल नहीं है, टैक्टिकल सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये तो हुतीज भी कर सकते हैं, किसी बहरी जहाज को रोकें और उसकी वीडियो रिलीज कर दें। तो अमेरिका को अपने शाया निशान करना पड़ेगा, एक ग्रेसफुल एग्जिट अपने लिए भी लेना पड़ेगा, और ईरान को भी एक फेस सेविंग देनी पड़ेगी जिससे उनको ना ये एहसास हो कि हम जंग हारे हैं या कॉम्प्रोमाइज हुआ है तब हम साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। तो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। खालिद साहब, आरजी जंगबंदी को चंद दिनों तक बढ़ाने और इसी दौरान मुज़ाकरात की उम्मीद भी जाहिर करने के बयानात को अगर अमली सूरत हाल के साथ जोड़ा जाए तो क्या ये वाकई अमन की सीरियस कोशिश दिखाई देती है, या दोनों फरीक इस वक्फे को अपनी अस्करी तैयारियों, पोजीशन मजबूत करने और अगले मरहले की हिकमत अमली तरतीब देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन वही रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पासदारान इनकलाब और ईरानी हुकूमत में भी इख्तलाफ है। आप इस बयानिए को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ईरान को तो डेफिनेटली चाहिए, कोई ना कोई विन विन सिचुएशन चाहिए। ईरान भी अपने लोगों को इतनी कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने 50 लीडर शहीद करवाए हैं, उन्होंने पिछली दफा भी 19 साइंटिस्ट शहीद करवाए थे, 37 लीडर उस वक्त भी शहीद कराए थे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ली थी। उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। फिर अभी देखिए कि ईरानी 49 लीडर शहीद हुए, तकरीबन 160 बच्चियां शहीद की। तो आई थिंक ऑप्टिकली उनको भी चाहिए कोई फेस सेविंग। जो इंटरनल डिफरेंसेस की आप बात कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा भी होता है। इतनी बड़ी जब जंग लड़ी जाती है, हमें पता है डे वन से कि वहां पे आईआरजीसी बहुत स्ट्रांग है। हमें ये पता है कि प्रेसिडेंट उतने पावरफुल नहीं है जितने मुज्तबा खामनाई होंगे। तो आई थिंक ये प्रोपेगेंडा भी किया जाता है दुश्मन की तरफ से, मेरा मानना है ये है। लेकिन कुदरती अमल है, इख्तलाफात हो भी सकते हैं, लेकिन वो इस नोयत के नहीं होंगे कि कंप्लीटली एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो और एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हो। डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया वेस्टर्न कंट्रोल में ज्यादा है तो वो आराम से उसको उछाल पाते हैं और ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई डिस्कनेक्ट है दोनों लीडरशिप के अंदर। खालिद साहब, ईरान का मुसलसल ये मौकिफ कि वो किसी दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा और इसी दौरान उसकी अस्करी सरगर्मियों का जारी रहना, क्या ये इस बात की अलामत है कि ईरान को अपने दाखिली निज़ाम पर मुकम्मल भरोसा है और फिर उससे किसी बैरूनी ताकत की ऐसी खामोश हमायत हासिल है जो उसे इस कदर मजबूत मौकिफ इख्तियार करने का हौसला दे रही है? देखिए, वो तो सबको पता है कि अमेरिका के खिलाफ इस वक्त ईरान सामने है, लेकिन बाकी ताकतें जो चाइना है और रूस है वो नहीं चाहते कि बुनियादी तौर पर अमेरिका को की कामयाबी हो, क्योंकि अमेरिका की कामयाबी का मतलब और बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस रीजन के अंदर। एक ओवर कॉन्फिडेंट और एक मूव हो जाएगी अमेरिका के लिए, जैसे वेनेजुएला में हुई, फिर ईरान में हुई। अगर यहाँ पे कामयाबी हो जाती है, एक नया इशू खड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत सारी ताकतें नहीं चाहती कि अमेरिका को वो विक्ट्री हासिल हो या वो ट्रॉफी वो जीत कर चले जाएं और अपने लोगों को दिखाएं। इससे तो मैटर ये लिया जाएगा कि इसका मतलब है कल को किसी और मुल्क की बारी आ जाएगी, क्यूबा की आ जाएगी या यूरोपियन यूनियन की आ जाएगी, ग्रीनलैंड की आ जाएगी, जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी काफी दफा कह चुके हैं। तो आई थिंक इनको ज़हन में रखते हुए हमने देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ऐसी विक्ट्री चाहते हैं जिससे वो कोई फेस सेविंग चाहते हों कि मुझे कोई ऐसी मिले ताकि मैं लोगों को कोई दिखा सकूं। तो आई थिंक बाकी दुनिया का कोई हैरान को नहीं है कि वो नहीं चाहती दुनिया के अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतनी आसानी से विक्ट्री मिले कि वो एक न्यू नॉर्मल बना ले। बहुत शुक्रिया दफाई तज्ज़ियाकार एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।